हेलो बच्चों, कल मैं आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होना आवश्यक है उसके बारे में समझा रहा था। आज हम आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी किस पद्धति या प्रक्रिया के तहत होता है उसके बारे में समझेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। यानी निर्वाचन के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें सीधे जनता चुनाव में भाग ले। तो जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, गाँव में सरपंच होते हैं या पंचायत समिति सदस्य होते हैं या जिला परिषद सदस्य होते हैं, इनके चुनाव में सीधे जनता भाग लेती है, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके चुनाव तो होते हैं लेकिन इनके चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इनके चुनाव में भाग लेते हैं, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। तो जैसे राज्यसभा के चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होते हैं। तो यह पद्धति इस प्रकार से है, यानी इसकी डिटेल हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो सबसे पहले यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ध्यान रखना कि हमें निर्वाचित सदस्य अवश्य लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जहाँ लोकसभा में टोटल वर्तमान में सीटें हैं 545, लेकिन जिसमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यानी लोकसभा के सिर्फ 543 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इधर ऐसे ही राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या है वर्तमान में 245, लेकिन जिनमें से निर्वाचित होते हैं 233। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिलकर के 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बाकी के जो निर्वाचित होते हैं, जैसे लोकसभा में आपके 543 हैं और राज्यसभा में 233 हैं, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं, तो यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अर्थात जहाँ पर विधानसभाएं हैं। भारत में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है। तो एक तो आपके दिल्ली है और दूसरा है पौंडीचेरी। 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, तो जिसमें संसद और सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है।
और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई न्यूनतम कोटा क्या होता है। तो न्यूनतम कोटा का तात्पर्य होता है कि कम से कम इतने वोट प्राप्त करना आवश्यक है। जब तक वो कम से कम न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो जैसे आपके बोर्ड में होता है कि भाई कम से कम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना अनिवार्य है। तो जब तक आप हर सब्जेक्ट में 33 नंबर नहीं लाओगे तब तक आप पास नहीं माने जाओगे। तो यही सिस्टम राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि उसके लिए एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है और उतने कम से कम वोट आना उसके लिए अनिवार्य है। तो न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का सूत्र है नीचे कि न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या। तो कहने का मतलब जो टोटल वोट पड़े यानी कुल वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। तो निर्वाचित तो एक ही होगा यानी राष्ट्रपति का पद एक ही होता है। तो निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। तो और आगे प्लस में 1। तो इसमें क्या है कि जैसे एक छोटा सा ही उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए टोटल वोट पड़े आपके 1 लाख। एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा कि टोटल वोट कितने पड़े 1 लाख। तो बटे में यानी निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 1 और प्लस 1। तो ये कितने हो गए 2। तो 2 का भाग देंगे हम 1 लाख में। तो कितने आ जाएंगे 50,000। तो 50,000 प्लस 1। तो कहने का मतलब जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके लिए कम से कम 50,000 एक वोट आना अनिवार्य है। इससे अगर कम वोट आएंगे तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। ये राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तो क्या होता है कि मान लो 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से किसी को भी अन्य से 1 वोट ज़्यादा भी प्राप्त हो जाता है तो भी वो जीता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ इसमें ये विशेष प्रावधान है कि जो न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है कम से कम इतने वोट आना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है। जैसे दिए गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 और आगे फिर प्लस 1। तो जो उदाहरण मैंने आपको बताया था मान लो 1 लाख मत पड़े तो 1 लाख में 2 का भाग देंगे उसके 50,000 आ जाएंगे। 50,000 प्लस 1 करेंगे तो 50,000 1। निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि जैसे हम लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं या विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं तो हम वोट डालने जाते हैं तो हम अपनी पसंद सिर्फ एक व्यक्ति को ही प्रदर्शित कर सकते हैं यानी हम उस सिर्फ एक व्यक्ति को ही वोट दे सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं तो जो आपके मतपत्र होता है तो उस पर हम अपनी पसंद लिखेंगे तीनों के बारे में कि इन तीनों प्रत्याशियों में हमारी प्रथम पसंद कौन है, द्वितीय पसंद कौन है और तृतीय पसंद कौन है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बेटा आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो। जैसे कोई बच्चा कहेगा साहब मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता हूँ। फिर दूसरे नंबर पर आप किसके हो कि मम्मी को। या कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा साहब अपनी मम्मी को प्यार करता हूँ। कोई कहेगा दूसरे नंबर में अपने पापा को, फिर मैं अपने भाई को या बहन को। तो ऐसा ही क्रम इसमें होता है कि जो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो अपनी मतलब पसंद तय करते हैं कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी है। तो जो पहली बार मतगणना होती है तो उसमें
जिन जिन लोगों की पहली पसंद जो भी प्रत्याशी होता है वो वोट उसके खाते में काउंट होते हैं। तो मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस दौर में जिस प्रत्याशी को कोटा अर्जित हो जाता है, कोटा न्यूनतम जो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो 1 लाख वोट पड़े हैं तो 50,001 वोट जिस व्यक्ति के खाते में आ जाते हैं वही जीता हुआ मान लिया जाता है। यदि इस चरण में किसी भी प्रत्याशी को कोटा अर्जित न हो तो, जैसे मान लीजिए पहली बार जो गणना हुई उसमें किसी को 50,001 वोट नहीं मिले। जैसे उदाहरण के लिए कि जैसे चुनाव जो पहली मतगणना हुई, मैंने 1 लाख का उदाहरण दे रहा हूँ कि 3 प्रत्याशी मैंने आपको बताए। तो 3 में से जैसे मान लीजिए एक प्रत्याशी को तो मिले आपके 45,000 वोट, दूसरे प्रत्याशी को मिले मान लीजिए 40,000 वोट और तीसरे प्रत्याशी को मिले 15,000 वोट। तो न्यूनतम कोटा कितने का? 50,001 का। तो यानी जो पहला प्रत्याशी रहा है उसको 45,000 वोट मिले, तो न्यूनतम कोटा से कितने कम वोट मिले? 5,001। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो तीसरे नंबर वाला जो प्रत्याशी है, यानी जिसको 15,000 वोट मिले हैं, उन 15,000 वोटों में दूसरी पसंद किसकी है, तो उसमें से दूसरी पसंद के लोगों को मतलब वोटों को अलग अलग कर लिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए उन 15,000 में से मान लो 7,000 वोट मिले जो 45,000 वाले के लिए सेकंड पसंद था, और 8,000 लोगों की जो सेकंड पोजीशन वाला उसको, तो यानी क्या नाम है, जैसे 45,000 वाले को 7,000 और वोट मिल जाएंगे तीसरे प्रत्याशी के, तो वो कितने हो जाएंगे? 52,000। और जिसको 40,000 मिले उसे 8,000 आए तो वो हो गया 48। तो यानी जो 52,000 वोट जिसके हो गए उसका जो न्यूनतम कोटा है 50,001 का, उससे ज़्यादा वोट हो गए। तो ऐसी स्थिति में फिर उसी को जीता हुआ मान लिया जाएगा। तो कोटा अर्जित न हो तो प्रथम चरण न्यूनतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मुकाबले में बाहर कर दिया जाता है। अब इस प्रत्याशी की दूसरी वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि कोई प्रत्याशी कोटा अर्जित न कर ले। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किस प्रकार से चुनाव कराया जाता है। अब पदच्युति की पद्धति, यानी राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या अन्य न्यायाधीश हैं, तो उनको महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा कैसे पद से हटा सकते हैं उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो अमूमन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन हमारे भारत का जो संविधान में अनुच्छेद 61 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति ने कोई भी गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार किया है तो ऐसी स्थिति में उसे महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा समय से पहले भी हटाया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। कहने का मतलब, अगर हम राष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाना चाहते हैं तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन उसे हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। लोकसभा भी पहले ला सकती है और राज्यसभा भी। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त
संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। कहने का मतलब जो महाभियोग प्रस्ताव का जो विधेयक सदन में रखा जाएगा, चाहे वो लोकसभा में रखा जाए या राज्यसभा में, तो जो भी सदन उस महाभियोग प्रस्ताव को सदन में रख रहा है, तो उस महाभियोग प्रस्ताव पर उस सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कहना था जो 4 व्यक्ति मिलकर के अगर कोई महाभियोग प्रस्ताव लेके आते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, तो वो मान्य नहीं होगा। कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति या उनके हस्ताक्षर होना आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है या पास कर दिया जाता है, तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेजा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी सदन महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आया है, अगर वहाँ से वो विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो उसके बाद वो दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद से समझा जाएगा। अर्थात अगर महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से आगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन से कार्य करने होते हैं या राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? 2। एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा है आपके प्रशासनिक संकटकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितने प्रकार की हैं? 2, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे या पढ़ेंगे कि संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उनका अध्ययन निम्न के 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। या यूँ कहें कि राष्ट्रपति को सामान्यकालीन समय में निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जिनमें सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों को प्रशासनिक शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। जब राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ना आरंभ किया था कि संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। तो यानी राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं उन्हें भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो पहली शक्ति है वो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति की है। तो या यूँ कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है और वह किन किन को पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति भारत के संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये यहाँ ध्यान रखना है
कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा का नेता होता है, अर्थात जिसे लोकसभा के सदस्य अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं उसी को वह प्रधानमंत्री बनाता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, विदेशों में जो राजदूत होते हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, राज्यों में राज्यपालों की, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और इसके साथ ही विदेशों में राजदूत। दूसरा जो पॉइंट है, कार्यपालिका शक्तियों का शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। तो कहने मतलब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलानी है कि नहीं बुलानी। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी इसी के द्वारा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित को उसको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की जानी है, ये सारे निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। तो जो आपके केंद्र के मंत्री होते हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी उनको देता है जो प्रधानमंत्री उन्हें कहता है। तो कहने मतलब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। अब वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। तो कहने मतलब जो विदेशों में हमारे जो भारतीय दूतावास हैं उनमें जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे राजदूत कहते हैं। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जो कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और जो अन्य देशों के राजदूत हमारे यहाँ आते हैं या राजनयिक हमारे यहाँ आते हैं उनके प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार राष्ट्रपति ही करता है। विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। किसी भी देश के साथ कोई भी संधि या समझौता किया जाता है वो किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर। अब सैनिक क्षेत्र में शक्ति, ये आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसे हमारी 3 सेनाएं जल, थल और वायु, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये आपके राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया।
तो कल हम आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में और न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे।